नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार मील। आज हम राजस्थान के भूगोल में नए टॉपिक लेके आए हैं और वो है आपका अपवाह तंत्र। जैसे कि आपको सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पर अपवाह तंत्र के बारे में, और इसमें आपको ऐसी बातें बताई जाएंगी कि जो महत्वपूर्ण हैं और जिनके बारे में आपको पता होना भी ज़रूरी है, और ये बातें आपको बहुत कम बताई जाती हैं। इस अपवाह तंत्र को अपन क्या करेंगे कि एक तो सामान्य परिचय वाले में डिवाइड करेंगे, उसके बाद में जो 3 भाग हैं उन 3 भागों को भी अलग अलग लेंगे। यहाँ पर इसके अपन 4 वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले आज हम इसके सामान्य परिचय की बात करेंगे और इसमें अपन बात करेंगे अपवाह तंत्र। तो दोस्तों, आपको ये पता होना ज़रूरी है कि अपवाह है क्या। मैं यहाँ पर आपको एक एक चीज़ डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे अपवाह है, तो ये आपको पता होना ज़रूरी है कि अपवाह होता क्या है। अपवाह का मतलब सामान्य रूप से यदि देखा जाए तो इसका मतलब होता है बहना, अर्थात यूँ कहें कि निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से जो जल का प्रवाह होता है उसको क्या बोलते हैं, अपवाह बोलते हैं। अर्थात ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा निश्चित वाहिकाओं द्वारा हो रहे जल प्रवाह को क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अपवाह है। ठीक है, उसके बाद में आपको पता होना जरूरी है कि अपवाह तंत्र क्या है। अपवाह तंत्र क्या होता है दोस्तों। अपवाह तंत्र की यदि बात बताएं आपको, तो ये जो आपकी निश्चित वाहिकाओं के द्वारा जो जल का प्रवाह हो रहा है उसका यदि कोई जाल बन जाता है, यानी कहने का मतलब ये कि इधर से भी आपका जल प्रवाह हो रहा है, इधर से भी हो रहा है और इधर से भी हो रहा है, इस साइड से, तो ये पूरा का पूरा जो जाल बन गया इसको क्या बोलते हैं, अपवाह तंत्र। अर्थात मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ, इन वाहिकाओं के जाल को क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, इन वाहिकाओं के जाल को क्या बोल देते हैं, अपवाह तंत्र। क्योंकि इधर से भी आपका है, कोई नदी आएगी, इधर से भी आएगी, इधर से भी आएगी, तो ये एक जाल सा बन जाता है, उसको बोलते हैं अपवाह तंत्र। अब आता है अपवाह द्रोणी। अपवाह द्रोणी, तो यहाँ पर अपवाह द्रोणी की अपन बात करेंगे। ये देखो, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ इनके बारे में आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है, इसलिए पता होना जरूरी है। अपवाह द्रोणी किसको बोलेंगे, मान लीजिए कोई भी एक नदी है और उस नदी प्लस उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा जो अपवाहित क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, अपवाह द्रोणी। इधर से कोई नदी आई ऐसे, इसमें इस दूसरी सहायक नदी आकर के मिल गई इस प्रकार से, तो इस प्रकार से जो ये बनती है, यहाँ पर ये सहायक नदी आकर के मिलती है, इधर से ऐसे आ गई इस प्रकार से, तो ये जो है ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, यानी एक जो मुख्य नदी है, इस मुख्य नदी तथा इसकी जो सहायक नदियों द्वारा जो ये अपवाहित क्षेत्र हो गया, ये क्या कहलाता है, अपवाह द्रोणी कहलाता है। तो ये आपको पता होना जरूरी है। अर्थात एक नदी व उसकी सहायक नदियों, एक नदी व उसकी सहायक नदियों, एक नदी व उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र द्वारा अपवाहित क्षेत्र क्या कहलाता है, अपवाह द्रोणी कहलाता है। मैं यहाँ पर इसमें आगे होने लिखूंगा, बता दिया मैंने आपको, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट बात ये आती है कि यहाँ पर कई बार आपको देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि ये जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है, जिसको आप कैचमेंट एरिया बोलते हो। जल ग्रहण क्षेत्र, कैचमेंट एरिया, वाटर कैचमेंट एरिया, ये क्या होता है, एक कोई विशिष्ट नदी होती है, कोई भी नदी
जो कि जिस क्षेत्र से अपना जल बहा करके लाती है ना, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, जल ग्रहण क्षेत्र बोलते हैं। मान लीजिए मैंने अभी आपको यहाँ बताया था, तो ये मेन नदी थी, ये जिस क्षेत्र का भी जल बहा करके लाती है ना, तो वो क्षेत्र उस नदी के लिए क्या कहलाता है, जल ग्रहण क्षेत्र। अर्थात उस नदी ने कहाँ से जल ग्रहण किया है, जहाँ से भी उसने जल ग्रहण किया है वो उसका क्या कहलाता है, जल ग्रहण क्षेत्र। तो ये ध्यान करेंगे, एक विशिष्ट नदी, कोई भी नदी हो सकती है, एक विशिष्ट नदी, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक नदी जिस विशिष्ट क्षेत्र से, एक नदी जिस विशिष्ट क्षेत्र से जल बहाकर लाती है, वह क्षेत्र उस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। उसका क्या कहलाता है, वो कैचमेंट एरिया। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक शब्द और भी आपको मिलेगा, वो है आपका जल विभाजक, या जिसको जल संभर भी बोलते हैं। अगला आपका आता है जल विभाजक या फिर जल संभर, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो यहाँ आप ये देखेंगे, नाम से पता चल रहा है, अर्थात जल को विभाजन करने वाली सीमा रेखा। हम बात करते हैं हमारे राजस्थान की, तो राजस्थान के संदर्भ में मैं आपको बताऊँ, ये इस प्रकार से आपकी जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, ये क्या करता है, ये इधर और इस साइड में तो जल को विभाजित करके कहाँ ले जाता है, ये अरब सागर में ले जाता है। कहाँ ले जाता है, अरब सागर में। और इधर कहाँ ले जाता है, ये बंगाल की खाड़ी में। कहाँ ले जाता है, बंगाल की खाड़ी। इसका मतलब हमारे राजस्थान में जो जल है उसकी अपन बात करते हैं, तो जल विभाजन का कार्य कौन करता है, ये अरावली पर्वतमाला करता है। अर्थात अरावली पर्वतमाला क्या है, एक जल विभाजक सीमा रेखा है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। परिभाषा के हिसाब से यदि अपन देखते हैं, तो इसकी यदि अपन बात करते हैं कि ये जल संभर क्या है, एक अपवाद द्रोणी जो है, कोई भी अपवाद द्रोणी, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया अभी, एक अपवाद द्रोणी दूसरी अपवाद द्रोणी से अलग जो होती है, उस सीमा को क्या बोलते हैं, जल संभर या जल विभाजक। अर्थात ये क्या हो जाएगा आपका, एक अपवाह द्रोणी, एक अपवाह द्रोणी दूसरे अपवाद द्रोणी से, दूसरे से अलग करने वाली सीमा को, एक अपवाह द्रोणी को, या यूं कहें कोई भी अपवाद द्रोणी क्या कहलाती है, एक नदी और उसकी सहायक नदियों से मिलकर के बनती है। ठीक है ना, तो एक दो अपवाद द्रोणी आ रही है, एक तो आपको मैंने अभी बताया कि अरब सागर की साइड में चली जाएगी, और यहाँ पर एक क्या हो जाएगी आपकी बंगाल की खाड़ी की तरफ। यदि हम बात करते हैं हमारे भारत के संदर्भ में, तो आपको पता होगा कि यदि इनकी अपन बात करें तो सिंधु नदी है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करती हैं, ये अपना जल जो है जल विभाजक के द्वारा क्या कर देती हैं, विभाजित कर देती हैं। तो इस प्रकार से एक अपवाद द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली, एक अपवाद द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल संभर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आपको यहाँ पर दो बातें और ध्यान में करनी है। एक तो होता है नदी द्रोणी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नदी द्रोणी, नदी द्रोणी, और एक नाम हो रहता है जल संभर वाला। तो यहाँ नदी द्रोणी की भी बात बताऊँ तो ये क्या है, नदी द्रोणी जो है ये बड़ी नदियों के जल ग्रहण को कहते हैं। ये क्या है, बड़ी
नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं। यानी बड़ी बड़ी नदियां हैं जिस क्षेत्र से जल बहा करके लाती हैं उसको क्या कहते हैं, नदी द्रोणी कहते हैं। और जो छोटी नदियां, वो नाले जो उनके द्वारा जो जल का अफवाह होता है उसको बोलते हैं जल संभर। तो यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान करेंगे, ये नोट के रूप में आप डाल लेंगे। यदि मैं आपको बताऊं कि नदी द्रोणी जो है, नदी द्रोणी जो होती है इसकी यदि अपन बात करें तो नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है। नदी द्रोणी का आकार जल संभर से बड़ा होता है। यानी जल संभर जो है इसका आकार क्या होता है, छोटा होता है। ये आपको याद रखना जरूरी है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारे राजस्थान में ये जो आपके जल ग्रहण क्षेत्र हैं ये कितने हैं और इनको डिवाइड कितने भागों में किया गया है, इसके बारे में भी हमें यहाँ चर्चा करते हैं। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, इसमें आप ध्यान करेंगे कि जल ग्रहण क्षेत्र, जल ग्रहण क्षेत्र ये आपके कितने हैं, 15। इसके बाद में उप जल ग्रहण क्षेत्र ये आपके कितने हैं, ये है 58। ये कई बार प्रश्न जो है वो पूछ लिया जाता है, इसलिए आप ध्यान करेंगे, ठीक है ना। इसको आप नदी बेसिन भी कह सकते हैं, ये नाम भी कई बार आता है, नदी बेसिन भी कह सकते हैं इसको आप, और इसको आप उपबेसिन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक बार दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। अब आगे देखो, अब आगे हम बात करते हैं कि हमारे राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जो संभाग है और जिला है ये कौन सा है, सबसे कम या न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा है और जिला कौन सा है, ये आपको पता होना जरूरी है। मैं बात करता हूँ यदि संभाग की, तो सर्वाधिक नदियों वाला जो संभाग है वो कोटा संभाग है। जिलों की यदि बात करें तो सर्वाधिक नदियों वाला जिला है वो चित्तौड़गढ़ है। ठीक इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं न्यूनतम की मैं आपको बात बताऊँ तो संभाग की अपन बात करते हैं तो बीकानेर संभाग है, जिसमें एकमात्र नदी घग्गर नदी प्रवाहित होती है। बाद में हम बात करते हैं जिले की, तो उसमें आता है बीकानेर संभाग के अलावा हम यहाँ बात करते हैं चूरू और बीकानेर। याद रखेंगे आप, यदि आपसे ये भी पूछा जाए कि राजस्थान के ऐसे कौन से ज़िले हैं जिनमें कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है, तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि चूरू और बीकानेर में कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारे राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात यदि करें तो वो कौन सी है, चंबल नदी। लेकिन वहाँ पर यदि क्वेश्चन ये आ जाए कि अपवाह है या यूँ कहें बहाव, अपवाह या बहाव की दृष्टि से यदि आपको पूछता है तो वो कौन सी नदी है, बनास नदी है। इसके अलावा यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, कहा जाता है कि राजस्थान की निम्न में से कौन सी नदियां राजस्थान के 6 जिलों से प्रवाहित नहीं होती हैं, तो उसमें मैं आपको ये बता दूं पहले कि हमारी 3 नदियां हैं जो राजस्थान के 6 जिलों से प्रवाहित होती है। चंबल है आपकी, बनास है और लूणी। ये 3 नदियां 6 जिलों से प्रवाहित होती हैं। जिले कौन से हैं इनकी बात करेंगे अपन आगे वाले वीडियो में। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि राजस्थान की जो अधिकांश नदियां हैं उनका उद्गम कहाँ से होता है। राजस्थान की अधिकांश नदियां हैं, इनका उद्गम जो है वो अरावली पर्वतमाला से होता है, और वो भी क्या है, अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग से, इस भाग से होता है। जैसे आपको पता है कि ये आपकी इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला है, तो ये वाला जो भाग है इससे पूर्वी भाग से क्या होता है, अधिकांश नदियों का उद्गम होता है। इसके बाद में दूसरी बात ये आती है कि हमारे राजस्थान की प्रमुख जो बरसाती नदी है वो कौन सी है, तो ये आपकी लूणी है। बारामासी नदी की यदि बात की जाती है तो वो कौन सी है, आपकी
चंबल नदी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ जो आपको बताए जा रहे हैं ये मानिए कि आप एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आपको पता होना भी जरूरी है। इसके बाद में हम बात करते हैं, एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नदियों को जोड़ने का कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये भी आपको याद करना है। तो नदियों को जोड़ने से संबंधित कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य है, वो है हमारा राजस्थान। ठीक है। इसके बाद में दूसरी बात आपको ध्यान करनी है कि हमारे देश में टोटल जो जल है उस जल का, सतही जल का कितना % है हमारे राजस्थान में, जो नदी के रूप में है, जो सतह पर है, उसकी अपन बात करते हैं। तो राजस्थान में सतही जल है वो टोटल कितना है, हमारे भारत देश की तुलना करनी है उसमें, तो उसमें से केवल कितना है, 1.16%। ठीक है, बाकी अन्य राज्यों में है। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में देश के कुल भूमिगत जल का कितना हिस्सा है, तो ये आपका 1.69 है, यानी 1.69% है। ठीक है, भूमिगत जल ज़्यादा है किसकी बजाय, सतही जल के बजाय। यहाँ एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, ये जो आपका ग्राउंड वाटर है, भूमिगत जल है, इसकी यदि अपन बात करते हैं तो इसमें क्या है कि पहली बात तो ये आती है कि कुल ब्लॉक कितने हैं, कुल ब्लॉक की अपन बात करते हैं तो ये कितने ब्लॉकों में है, ये आपके है 249 ब्लॉकों में। दूसरी बात आपको ध्यान करनी है, डार्क जोन है वो कितने हैं, डार्क जोन की अपन बात करते हैं तो ये आपके हैं 198, जिनमें से क्रिटिकल कितने हैं, क्रिटिकल जोन की यदि बात करें तो ये हैं आपके 140। ठीक है। अब सुरक्षित जोन कितने हैं, ये बहुत कम है। सुरक्षित जोन की अपन बात करते हैं तो ये कितने हैं, ये आपके हैं 25। इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। तो ये इस प्रकार से आप यहाँ पर इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम इसके वर्गीकरण की बात करते हैं, और वर्गीकरण बताने के बाद में आगे 3 वीडियो आपके बनाए जाएंगे, जिसमें अंतःप्रवाह क्षेत्र, अरब सागर की, बंगाल की खाड़ी की नदियाँ जो हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम इसके बारे में बात करते हैं वर्गीकरण की। यदि हम बात करें अपवाह तंत्र के वर्गीकरण की, तो राजस्थान में जो अपवाह प्रणाली है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक अंतःप्रवाह की नदियाँ, एक अरब सागरीय नदियाँ और एक बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। यदि हम बात करें कि यदि राजस्थान के अपवाह तंत्र की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो है अंतःप्रवाह क्षेत्र, अर्थात आंतरिक प्रवाह की नदी हैं वो ज़्यादा हैं। यानी राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का 60% भाग जो है ये आपकी कौन सी बनाती हैं, अंतःप्रवाही नदियाँ। यदि उसके बाद में हम बात करें नंबर 2 की, तो वो आपकी आती हैं बंगाल की खाड़ी की नदियाँ, 23%। यानी राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का 23% भाग बनाती हैं बंगाल की खाड़ी की नदियाँ, और राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का 17% भाग बनाती हैं कौन सी, अरब सागरीय नदियाँ, जिनके बारे में हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे प्रत्येक का। उसमें अपन सबसे पहले लेंगे अंतःप्रवाह की नदियाँ। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, और वो ये है कि यदि हम बात करते हैं कि अपना राजस्थान यहाँ है, यहाँ ये आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश है, इस प्रकार से आपका फैला हुआ है, ये आपको पता ही है। तो इसमें आप ये देखेंगे कि ये एक जल विभाजक के रूप में है। ये क्या है, आपकी अरावली है, ये क्या है, अरावली, जो क्या है कि जल विभाजक के रूप में ये जल को विभाजित करता है। अर्थात यहाँ पर तो ये अपने जल को कहाँ लेके आता है, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, और इधर ये अपने जल को जो है यहाँ ये आपका क्या है, कच्छ का रण, और ये आपके जो है ये क्या है, खंबात की खाड़ी, अर्थात इनमें अपने जल को उड़ेलती है। यहाँ मैं एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ, वो क्या है, यदि हम बात करते हैं तो बंगाल की खाड़ी जो हमारे राजस्थान से बहुत ज़्यादा दूरी पर है, यानी इसकी अपन बात करते हैं तो ये राजस्थान से 2900 किलोमीटर दूर है,
ठीक है। यदि मैं बात करूं खंबात की खाड़ी की, तो खंबात की खाड़ी है वो हमारे राजस्थान से कितने 275 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यदि मैं कच्छ के रण की बात करूं तो ये हमारे राजस्थान के नज़दीक है इनकी बजाय, और ये क्या है, ये आपका 225 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार इनके बारे में पूछ लिया जाता है। एक बार फिर जिन दोस्तों ने, जिन मित्रों ने, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे, अंत तक नहीं देखोगे, तब तक आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। बाकी आपकी इच्छा है, क्योंकि आप किस प्रकार पढ़ते हैं, क्या करना है, तो वो आप समझदार हैं, आप खुद समझते हैं। फिर भी हमारा दायित्व बनता है कि हम आपको इस प्रकार से मोटिवेट करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें और आप अपने लक्ष्य तक पहुँच सकें। तब तक के लिए नमस्कार।